हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सीए फाइनल का पेपर 7, दैट इज डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। अगर आईसीएआई की तरफ से देखा जाए तो इसके दो हिस्से उन्होंने किए हुए हैं, दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक पार्ट्स में उन्होंने डायरेक्ट टैक्स लॉज रखा है और दूसरी तरफ उन्होंने इंटरनेशनल टैक्सेशन रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं पेपर 7 की, तो इसके दो पार्ट्स हैं। एक डायरेक्ट टैक्स लॉज और दूसरा इंटरनेशनल टैक्सेशन। और ये टोटल आपके 100 मार्क्स हैं। तो डायरेक्ट टैक्स लॉज को 70 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और इंटरनेशनल टैक्सेशन को 30 मार्क्स का वेटेज है। अभी डायरेक्ट टैक्स लॉ, देखो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स एक कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स एक कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में कोई टैक्स नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स अपने आप में कोई टैक्स नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स एक कॉन्सेप्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो रखा गया है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। दैट मीन्स हमें डायरेक्ट टैक्स लॉ बोल तो रहे हैं हम, बट हमें इसमें पढ़ना क्या है? डायरेक्ट टैक्स में जो पढ़ना है वो है इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यही एक्ट, ये एक एक्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, बट यही एक एक्ट हमें पढ़ना है अपने सिलेबस में। अब ये इनकम टैक्स एक्ट में क्या है? टोटल 298 सेक्शंस हैं। तो ये 298 सेक्शंस में कुछ सेक्शंस रिलेटिंग टू नॉन रेसिडेंट है, दैट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हैं। तो अगर मैं कहूं ये 298 सेक्शंस में कुछ सेक्शंस इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है और कुछ अदर्स में चले जाएंगे। तो पढ़ना तो अपने को 298 सेक्शंस पूरे हैं, उसमें से जो सेक्शन रिलेटिंग टू इंटरनेशनल टैक्सेशन है वो किधर चले जाएंगे? वो 30 मार्क्स के हिस्से में चले जा रहे हैं। क्लियर? और जो प्रोविजन इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है वो इधर आ जाएंगे, जो पूरे 70 मार्क्स कवर है। दैट मीन्स हमारा फोकस किस पे है? पूरा एक्ट पढ़ना है हमको, बट पूरे एक्ट में जो हिस्सा इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड है उस पर 30 मार्क्स का वेटेज है, और अदर देन इंटरनेशनल टैक्सेशन पूरा सेक्शन हमें पढ़ना है, उसके लिए वेटेज 70 मार्क्स का है। तो अगर एक सिंपल लफ्जों में कहूं तो हमारा सिलेबस जो है वो एक एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर? हाँ, इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ ट्रीटीज वगैरह भी हैं जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा बाद में, बट अभी दिमाग में बैठाने के लिए एक सिलेबस की मैं बात करूं तो हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961, पूरा सेक्शन 298। अब इस सब्जेक्ट में हम सीए फाइनल में हैं और सीए फाइनल में हमसे उम्मीद की जाती है एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज। अब हमने इस सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि सब्जेक्ट आपके जाने पहचाने सब्जेक्ट में से है, क्योंकि आपने सीए इंटरमीडिएट लेवल में इस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, और अगर आप ऑफिस में गए हो तो ऑफिस में भी इस पे एक थोड़ा सा काम आपने किया होगा। तो ये सब्जेक्ट के बारे में आपको हल्का फुल्का नॉलेज तो है। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये मान के चलता हूं कि आपके पास वो नॉलेज है। हम जो क्लास करेंगे उसमें हम बिल्कुल शुरू से लेकर हम ऐसे पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करके हम एंड एक्सपर्ट लेवल तक पढ़ेंगे। मैं कभी भी ये प्रिज्यूम नहीं करूंगा कि आपको ये चीज आती है क्योंकि आपने इंटर में पढ़ा है, ऐसा मैं कभी मान के नहीं चलूंगा। मैं जब भी पढ़ाऊंगा ऐसे मान के चलूंगा कि आपको शुरू से मैं लेकर, आप पहली बार मेरे पास ये टैक्स पढ़ रहे हैं और पहली बार ही आप ये टैक्स को पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं लेकर चलूंगा। क्लियर है? तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि इंटर में मैंने कैसे पढ़ा था। आपने जैसे भी पढ़ा था वो अपनी जगह पर है। अब जो हम पढ़ेंगे वो एक अलग लेवल पे शुरू से मैं करूंगा और एक अच्छे लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस तो एग्जाम में तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, आपको पास होने के लिए इस सब्जेक्ट में पास तो होना ही पड़ेगा, बट इसके अलावा इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने में या सीए की प्रोफेशनल लाइफ में। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, एक
लेमैन, एक नॉर्मल किसी को भी पूछो एक सीए के बारे में अगर वो क्या सोचता है, उसको किस नजरिए से देखता है, तो सीए को हम एक टैक्सेशन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं। कोई भी इंसान जब सीए के बारे में सोचता है कि सीए मतलब वो सोचता है कि नहीं, उसको टैक्स का नॉलेज है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो सब्जेक्ट एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, और ये सब्जेक्ट की नॉलेज आपसे उम्मीद हर कोई करेगा, आईसीआई भी करेगा अभी एक्सपर्ट नॉलेज की, और हर इंसान आपसे टैक्सेशन नॉलेज की उम्मीद करेगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और प्रोफेशनल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू। पूरी प्रोफेशनल लाइफ में आप इस एक्ट को इस्तेमाल करोगे। तो जब हम पढ़ेंगे, तो मैं ये पहले इसलिए बता रहा हूं कि जब हम पढ़ेंगे तो बस दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ रहे हैं। इसमें हमें आने वाले समय में प्रोफेशनल लाइफ में भी इस सब्जेक्ट को हमें इस्तेमाल करना है। तो हमारी तैयारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी होगी और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होगी। क्लियर है? इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे टैक्स प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आज की डेट में मार्केट की नीड है कि लोग हमें टैक्स प्लानिंग करके दें। देखो, टैक्स निकालना तो आपने इंटरमीडिएट में भी सीखा है। इंटरमीडिएट लेवल में आपने पढ़ा हुआ है कि 5 हेड्स की इनकम होती है, पांचों को जोड़ के जीटीआई होता है, फिर डिडक्शन माइनस करते हैं, टोटल इनकम आती है, फिर उस पर टैक्स कंप्यूट करते थे, टैक्स आप जमा करवाते थे। वो तो काम हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, फिर यही चीज सीए फाइनल में भी क्यों रखा है आईसीआई ने? सोचने की बात है। अगर आपने कभी ध्यान होगा अगर आपका, तो 298 सेक्शंस में ऑलरेडी आपने सीए इंटरमीडिएट में सेक्शन 1 से लेकर 80C 80U डिडक्शंस आपने पढ़ा हुआ है। दैट मींस लगभग 80C से 80U डिडक्शंस तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो 1 से लेकर 80 सेक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो। तो होना तो ये चाहिए था सीए फाइनल में कि आपको उसके बाद सिलेबस स्टार्ट करना चाहिए था, बट आईसीआई ने ऐसा नहीं किया। आईसीआई ने क्या किया, सीए फाइनल में भी पूरा एक्ट रखा है। ऐसा नहीं कहा कि नेक्स्ट सेक्शन आपके सीए फाइनल में होगा। दैट मीन्स सीए फाइनल में उन्होंने फिर से 1 से लेकर ही सेक्शन रखा है। दैट मीन्स आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है इंटरमीडिएट लेवल में, वो नॉलेज वर्किंग नॉलेज था, एक बेसिक लेवल का नॉलेज था। आपको प्रोविजन का इस्तेमाल करने दिया जाता था कि भैया ये प्रोविजन है, ऐसे उसको इस्तेमाल करके बता दो। बट फाइनल लेवल में ऐसा नहीं है। फाइनल लेवल में उस प्रोविजन का हम एक्सपर्ट लेवल पे जाने की बात करेंगे। तो हमारी तैयारी, ध्यान रहे, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सीए फाइनल का टैक्स पढ़ने जा रहे हैं, और एक ऐसा टैक्स जो एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है, पूरी जिंदगी हमें काम में आने वाला है। तो बच्चों प्लीज अपना माइंड सेटअप थोड़ा सा डायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा अलग इंपॉर्टेंस में आप रखेंगे। ये सब्जेक्ट की तैयारी थोड़ी सी हटके और थोड़ी सी अलग तरीके से करेंगे, तो हमारे लिए एग्जाम में भी बहुत आसानी होगी और आने वाले पूरे प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम आएगा। मैं बता दूं, एग्जाम में पास होने के बाद कोई नोट्स काम आए ना आए, टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसके लिए तैयारी हम अभी से करेंगे, ऐसी तैयारी करेंगे कि एग्जाम में भी काम में आए, और ये जो नॉलेज हमने इस्तेमाल किया, एक्वायर किया, उसको हम एग्जाम के बाद भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? माइंड सेटअप बिल्कुल किया जाए, हम एक्सपर्ट लेवल पे जाने की बात करेंगे। तो वही चीज फिर से हम पढ़ेंगे सीए फाइनल में भी, 1 से पढ़ेंगे 298 सेक्शंस तक। तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि आपने सीए इंटरमीडिएट लेवल में सैलरी पढ़ लिया है, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया है, तो नहीं फाइनल में हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। वो पूरा सब्जेक्ट जो आपने इंटर में पढ़ा है उसको भी मैं फाइनल में कवर करूंगा, इंक्लूडिंग आपकी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल स्टेटस, ये सब बातें हम फाइनल में भी फिर से करेंगे। बट हाँ, वो जो करेंगे हम एक्सपर्ट लेवल पे करेंगे। आप देखेंगे कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं फाइनल में। क्लियर? तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे अप टू हाईएस्ट लेवल, दैट इज एक्सपर्ट लेवल तक हम जाएंगे। दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा? तो अब एकदम क्लियर, हमें पढ़ना क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है। क्लियर? और हम जो पढ़ रहे हैं, एक बात और क्लियर कर दूं, हम जो ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये 2000 कब के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहली चीज क्लियर कर दूं, आपका एग्जाम, जिनका एग्जाम मई 2021 और नवंबर 2021 में होने वाला है, उनके लिए जो एक्ट एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 2020 एप्लीकेबल है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा क्या होता है फाइनेंस एक्ट वगैरह बताऊंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो देना चाहता हूं। तो जिनका एग्जाम मई 2021 एंड नवंबर 2021 होने वाला है, उनके लिए ये क्लास है। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रहे, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम होगा उनका मई 2021 एंड नवंबर 2021, उनके लिए क्लास है।
ठीक है। अगर उसके बाद अगर आपका एग्जाम है और अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो बिल्कुल आपको नॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन आपके एग्जाम के लिए कुछ अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। अगर जिनका एग्जाम 2022 में होगा, अगर वो देख रहे हैं तो उनके लिए अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो वो मुझसे अलग से बात, क्या अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे मैं वो भी बता दूं। जो फाइनेंस एक्ट 2021 में अमेंडमेंट्स आएगा वो एप्लीकेबल होगा किसके लिए, मई 2022 एंड नवंबर 2022। तो मैं ये मान के चलता हूं आपका एग्जाम यहां पर है मई एंड नवंबर 2021, और हम जो क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एज पर फाइनेंस एक्ट 2020 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम फाइनेंस एक्ट 2020 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और उसके हिसाब से एग्जाम आपका होगा मई 2021 एंड नवंबर 2021। और उसके लिए जितने अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है मैं क्लास में ही इसको कवर कर लूंगा। तो आपको अलग से अमेंडमेंट कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो क्लास में बताया जाएगा बस वही कवर होगा, उसी में सब कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अमेंडमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिसका एग्जाम 2022 में होगा एडवाइजेबल है वो रुक जाएं, बाद में क्लासेस देख लें तो बेहतर होगा, और अभी ही देखना है तो फिर आपके लिए अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा तो वो अलग से मुझसे बात कर लेंगे। ठीक है, जिनको एग्जाम 2022 में देना है उनके लिए क्लास एडवाइजेबल है, बाद में क्लास देखो, और अगर अभी ही देखना है यही क्लास देखना है तो आपके लिए एप्लीकेबल होगा 1 साल का अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा जो फाइनेंस एक्ट 2021 में आएगा। क्लियर। बट ये जो क्लास में पढ़ा रहा हूं मैं ये मान के चलता हूं कि आपका एग्जाम है मई एंड नवंबर 2021। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर मई एंड नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। क्लियर है। चलो अब हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसको आप लिख लें, फाइनेंस एक्ट 2020, अमेंडमेंट अप टू फाइनेंस एक्ट 2020। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, मई 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जामिनेशन। इतना नोट कर लीजिए आप, क्योंकि बाद में बड़ा डाउट आता है कि हमारे लिए कौन सा अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। तो बिल्कुल इस पर मैं बात करूंगा कि कैसे आईसीआई ने क्यों ये एक्ट एप्लीकेबल करवाया, ये सब बातों पे लॉजिक में करूंगा। बस ऊपर कहीं लिख लीजिए आप पहले शुरुआत में, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फाइनेंस एक्ट 2020 पढ़ेंगे हम, किसके लिए, मई 2021 एंड नवंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए। चले शुरू करें। चलिए अब बात को ध्यान से समझो। कोई भी एक्ट का एक्सपर्ट नॉलेज आपको अगर लेना है तो सीधी सी बात है उस एक्ट के पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं क्या है मैं आपको बता दूं, कोई भी एक्ट हिंदुस्तान में जो बनता है उसका सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इनकम टैक्स एक्ट जो बना है उसका सोर्स कहां से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अब सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नॉलेज होना जरूरी है इनकम टैक्स एक्ट के लिए? तो बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के नॉलेज के आप कोई भी एक्ट का एक्सपर्ट नॉलेज तो गेन कर ही नहीं सकते। हाँ, वो एक्ट का आपको प्रोविजन पता चल जाएगा कि हाँ ये प्रोविजन होता है, उसको आप इस्तेमाल कर लोगे। बट अगर एक्सपर्ट नॉलेज की हम बात करेंगे तो उससे रिलेटेड अगर प्रोविजन आपने नहीं पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप उस एक्ट का परफेक्ट नॉलेज नहीं ले सकते। तो आज की क्लास में मैं आपको पहले कुछ ऐसे आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के बताऊंगा जिसके बेस पर इनकम टैक्स का बहुत बड़ा कंसेप्ट बनेगा। अब थोड़ा ध्यान से इसको समझना
कैसे मैं कॉन्स्टिट्यूशन से इनकम टैक्स एक्ट पे आता हूं। बड़े ध्यान से समझना तो चीजें समझ में आएगी आपको। एक बात बताओ, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि संविधान में, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा फंडामेंटल राइट्स होता है। दैट मीन्स हमारे कुछ फंडामेंटल्स राइट्स हैं जो कहां दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरे इंडिया में गवर्नमेंट की ड्यूटीज, आम जनता की ड्यूटीज, सिटीजन की ड्यूटीज, उनके राइट्स, सब कुछ पूरे इंडिया में चलाने का जो तरीका होगा, हिंदुस्तान को जो चलाने का तरीका होगा, हिंदुस्तान का पूरा स्ट्रक्चर कहां डिफाइंड है? कॉन्स्टिट्यूशंस में। उस पर बात करूंगा थोड़ी देर के बाद। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें दी गई है उसी के बेस पर ही पूरा एक्ट बन सकता है हमारा। दैट मीन्स जो भी एक्ट बनेगा वो किसके बेस पर बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशंस के बेस पर बनेगा। और हमारा एक्ट तो कौन सा एक्ट है? टैक्सेशन लॉ है। ये भी एक्ट रिलेटिंग टू टैक्स है, तो ये टैक्स लॉज कहां से बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर बनेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 कहां पर दिया गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 265 क्या कहता है? नो टैक्स shall be levied or collected. No tax shall be levied or collected. अगर इतना ही दिया होता तो मतलब क्या निकलता, जरा बता सकते हो? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 265 कहता नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, दैट मीन्स इसका मतलब ये होता कोई भी टैक्स न लेवी हो सकता है ना कलेक्ट हो सकता है। मतलब हिंदुस्तान में टैक्स लग ही नहीं सकता अगर इतना लिखा होता तो। बट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट ऑथोरिटी ऑफ लॉ। दैट मीन्स लॉ की ऑथोरिटी के बगैर कोई भी टैक्स नहीं लग सकता। दैट मीन्स टैक्स लग सकता है विद द ऑथोरिटी ऑफ लॉ ओनली। ऑथोरिटी मीन्स पावर, तो लॉ की पावर से ही टैक्स लगाया जा सकता है। यह आर्टिकल आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल इंटरमीडिएट लेवल में कभी बहुत बार पढ़ा हुआ आपने। आर्टिकल 265 कहता है कोई भी टैक्स लगाने के लिए, कोई भी टैक्स लगाने के लिए हिंदुस्तान में एक्ट का होना जरूरी है। क्लियर? ये हमने बहुत बार सुना, ये आपको आता भी है। अब इसका नजरिया देखना कैसा होगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल हैं, क्या सारे आर्टिकल को कंप्लाई करना जरूरी है एक्ट को? कोई भी हिंदुस्तान में एक्ट बनेगा, क्या वो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन को क्वालिफाई करना जरूरी है क्या? मेरे सवाल को ध्यान से सुनो और इसका जवाब दो। क्या कोई भी एक्ट हिंदुस्तान में बनेगा, हजारों एक्ट बने हैं हिंदुस्तान में, क्या हजारों एक्ट जितने भी बने हैं इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एक्ट, क्या इनकम टैक्स एक्ट को जो बनाया गया है ऐसा एक्ट बनना चाहिए जो क्वालिफाई करे किसके तहत? कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स दिए गए सारे आर्टिकल को क्वालिफाई करें। क्या ऐसा जरूरी है? बात समझ में आ रही है? एक्ट बनाओगे तो ही टैक्स ले सकते हो, तो कोई भी एक्ट ही टैक्स ले सकता है। ये बात समझ में आ गई? जो एक्ट बन रहा है कहां से बना, किसने पावर दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी कि भैया तुम टैक्स लेने के लिए एक्ट बनाओ और टैक्स ले लो। अब मेरा सवाल, एक्ट तो बन गया, इनकम टैक्स एक्ट इसी के दायरे से बना हुआ है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इनकम टैक्स एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल क्वालिफाई करने पड़ेंगे क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की पूरी क्लास का बेस यहीं पर है मेरा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल भी पूरे करने पड़ेंगे इस एक्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को?
इसका जवाब थोड़ी देर में आप खुद देंगे, ध्यान से सुनना। अभी एक अलग नजरिए से मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर चलूंगा इनकम टैक्स एक्ट में। आर्टिकल 265 तो कह रहा है कि टैक्स लेने के लिए एक्ट का होना जरूरी है। अब ध्यान से सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। बिल्कुल, कहां दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 12। हाँ, एक्ट में सेक्शंस होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या मिलेंगे आपको? सेक्शंस मिलेंगे 1 2 3 4। बट जब बात कॉन्स्टिट्यूशंस की होगी, संविधान की होगी, तो वहां पे आर्टिकल दिए गए हैं, तो वहां पे नंबरिंग आर्टिकल के थ्रू होती है। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक कहां पर? आर्टिकल 12 से 35 तक किसके बारे में दिया गया है? हमारे राइट्स के बारे में दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। वहां पे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। तो उस राइट्स में से मैं पहला राइट की मैं बात करने जा रहा हूं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट्स ऑफ इक्वलिटी। राइट्स ऑफ इक्वलिटी ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन मैं बता दूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका आर्टिकल 12 से 35 में मैं बात कर रहा हूं 14 की। आर्टिकल 14 दिखाई दे रहा आपको? क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, अब वो समझो। आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट, बात को ध्यान से समझना, और मैं इसको लेके चलूंगा इनकम टैक्स में, बड़े ध्यान से। द स्टेट shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. Article 14 of the Constitution क्या कह रहा? The state shall not deny, state deny नहीं कर सकता। अब सवाल उठता है स्टेट का मतलब क्या होता है? तो कहीं आपके दिमाग में ऐसा चला कोई स्टेट गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं है। स्टेट का माना क्या होता है ये आर्टिकल 12 डिफाइन करता है। आर्टिकल 12 डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है? इन दिस पार्ट, मतलब ये जो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, कौन सा पार्ट? आर्टिकल 12 से 35 वाले जो पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, जो सिटीजन की बात कर रहा है, इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड the state includes the government, the parliament of India, and the government and the legislature of each of the states and all local and other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. तो स्टेट का माना अगर मैं सिंपल लफ्जों में कहूं तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, ये लोगों को स्टेट का माना दिया गया है। क्लियर? तो स्टेट्स का माना क्या आया? गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी वगैरह। अब आ जाओ वापस से आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 द स्टेट, स्टेट मींस पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, सब आ गए। शैल नॉट डिनाई, तो गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर डिनाई नहीं कर सकता टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब किसी भी पर्सन की इक्वलिटी पर गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर डिनाई नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स हर कोई इक्वल है लॉ के नजदीक, और ये बात मना नहीं कर सकता कौन? गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को ये बात माननी पड़ेगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट के हिसाब से लॉ के नजर में हर कोई एक है, एवरी पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, और इस बात पे गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती, हर कोई इक्वल है। बात समझ में आई? क्लियर? मैं कहां से कहां लेके जाऊंगा, बड़े ध्यान से देखो बस आप। तो आर्टिकल 14, एक काम करो नीचे लिखो हेडिंग आर्टिकल, आपने ये लिखा 265, आपने आर्टिकल 265 अभी लिखा, पहले लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हेडिंग,
आर्टिकल 265, और ये आर्टिकल लिख दो, ये भी आर्टिकल 265 वहीं से मिलेगा। कहां पर ये आर्टिकल मिलेगा आपको? कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में देख लो। आर्टिकल 265 लिख लो, सिर्फ आर्टिकल 265 जल्दी से। आर्टिकल 265, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आज की क्लास मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से एक्ट पर लेकर आऊंगा, उसके बाद मैं एक्ट को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर नहीं जाऊंगा वो एक्ट आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 265, नो टैक्स shall be levied or collected except by authority of law। क्लियर? आर्टिकल 14, उसके नीचे लिखो आर्टिकल 14, द स्टेट shall not deny, the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। क्लियर? समझा मैं कैसे चला? ध्यान से सुनना। आर्टिकल 265, 265 से कहां लेकर आया? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? स्टेट डिनाई नहीं कर सकता, किस पर? इक्वलिटी पर। किसकी? लोगों की। किसके सामने? लॉ के सामने। मतलब लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। क्लियर? और स्टेट का माना यहां पर क्या है? आर्टिकल 12 कहता है, स्टेट का माना नीचे लिख लो आर्टिकल 12, शॉर्टकट में लिख लो स्टेट इंक्लूड्स, आर्टिकल 12 लिखो नीचे, आर्टिकल 12 स्टेट इंक्लूड्स किस किस को शामिल करते हैं? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी। बस इतने लिखो, आपके दिमाग में रहेगा उतना। चलो अब बात बताइए मुझे, आप जवाब देना। आर्टिकल 14 ने कहा लॉ के नजदीक हर कोई एक है, इस बात पे डिनाई नहीं कर सकती। कौन? पार्लियामेंट भी डिनाई नहीं कर सकती, गवर्नमेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। क्लियर? और पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है ना। लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। तो पार्लियामेंट भी डिनाई नहीं कर सकती, लॉ के नजदीक हर कोई इक्वल है। ठीक है, चलो। और अगर ऐसा कोई लॉ बना, अगर ऐसा कोई लॉ बना जो अनइक्वल होगा, लोगों को अनइक्वल ट्रीट करेगा, तो वो क्या कहलाएगा? लॉ। तो वो लॉ कहलाएगा आर्टिकल 13 के हिसाब से वॉइड। अगर कोई लॉ, बात को समझना, अगर कोई लॉ आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, आर्टिकल 14 ने कहा था ना कि हर कोई एक है, और अगर कोई लॉ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा आर्टिकल 14 का, तो वो लॉ वॉइड डिक्लेयर कराया जाएगा, वो लॉ इनवैलिड कहलाएगा। और किसी लॉ का अगर कोई प्रोविजन, बात को समझना, अगर किसी लॉ का कोई प्रोविजन आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, तो वो भी इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात निकलेगी। दो बातें, अगर कोई लॉ आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो लॉ ही इनवैलिड, और अगर किसी लॉ में कोई एक प्रोविजन आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो लॉ तो वैलिड है बट उसका प्रोविजन इनवैलिड हो जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 13 कहता है, आर्टिकल 13 ये बात कहता है। क्लियर? बात दिमाग में बैठी? समझा? चलो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझो।
ये दोनों को कैसे जोड़ता हूं देखो। आंध्र प्रदेश एक स्टेट है हमारे हिंदुस्तान में, आंध्र प्रदेश। उस स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर थी कि वो टैक्स ले सकती है, एंटरटेनमेंट टैक्स। कौन सा टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स लेने का अधिकार दिया गया किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो लोगों से टैक्स ले सकती है। कौन सा टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट टैक्स लिया, तो एक एक्ट बनाया गया, आंध्र प्रदेश एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट। नाइनटीन 1939 में एक एक्ट बनाया गया। टैक्सेशन लॉ है, हाँ बिल्कुल, टैक्स लिया गया। कौन सा टैक्स? एंटरटेनमेंट टैक्स लिया गया 1939 में। ये एक्ट बनाया गया और ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही थी। बट आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उस एक्ट में क्या किया? रेट ऑफ टैक्स रखा। एंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स कितना रखा? उन्होंने कहा तेलुगु फिल्म्स के लिए 10%, एट द रेट ऑफ 10% तेलुगु फिल्म के लिए लगेगा, और नॉन तेलुगु फिल्म एट द रेट ऑफ 24%। इसका मतलब अब दिमाग में आर्टिकल हमने पढ़ लिया, अब एक केस मैं आपको बता रहा हूं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है ना, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर ने एक एक्ट बनाया, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट 1939, और उस एक्ट में उन्होंने रेट ऑफ टैक्स रखा तेलुगु फिल्म का 10% और नॉन तेलुगु फिल्म का 24%। क्यों ऐसा किया? उनका लॉजिक दिमाग में यह है कि भैया उनके रीजनल लैंग्वेज है तो उन्होंने 10% टैक्स रखा, और बाहर की जो लैंग्वेज है, जैसे नॉन तेलुगु बोला उन्होंने, नॉन तेलुगु में हिंदी मूवी आ गई, हिंदी मूवी पे या हॉलीवुड की मूवी पे वो टैक्स लगाएंगे 24%। मेरा आपसे सवाल, अगर कोई बेसिक नॉलेज वाला बंदा होगा तो वो तो सीधा सा लॉ बन गया है, 10% तेलुगु फिल्म में, नॉन तेलुगु फिल्म में 24% टैक्स है, तो कोई भी थिएटर वाला बंदा सीधा जो मूवी बनाएगा वो इस हिसाब से टैक्स लेता जाएगा। बट एक अलग सोच मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे ही ये लॉ बना, लॉ है ना, स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया, और लॉ बना के कह दिया कि भैया 10% टैक्स लगेगा, 24% टैक्स लगेगा। तेलुगु मूवी होगी 10%, नॉन तेलुगु के लिए 24%। अब हम तो ये समझते हैं एक्ट है तो मानना पड़ेगा, मानो उसको, एक्ट है तो मानना पड़ेगा, तो मानो उसको, बिल्कुल ठीक है, एक्ट है तो हम तो मानेंगे बिल्कुल। बट एक्ट वैलिड होना जरूरी है, या एक्ट के प्रोविजन भी वैलिड होना जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल, क्या ये एक्ट का प्रोविजन वैलिड है? अब कोई भी एक्ट, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम लॉ कहते हैं। इसका मतलब जो भी एक्ट बनेगा वो बनता है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के फ्रेमवर्क के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता, बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन के कोई नहीं जा सकता। हिंदुस्तान में जो भी लॉ बनेगा वो लॉ बनेगा फ्रेमवर्क, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? उसका लॉजिक है, मैं आपको टाइम मिला तो बाद में बताऊंगा भी, ठीक है, फिलहाल इस पे फोकस करता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर ही कोई भी लॉ बन सकता है। अब तुमने लॉ बना दिया, मेरा आपसे सवाल, क्या ये लॉ का प्रोविजन टैक्स रेट का कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है या नहीं करता? अगर कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को तो वो इनवैलिड कहलाएगा। अब वहां पे तो सैकड़ों आर्टिकल है, नियर अबाउट 400 आर्टिकल्स है, 398 आर्टिकल्स है। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन में। किसी को भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, सारे आर्टिकल को ध्यान में रखकर लॉ बनना चाहिए। अब बताओ, क्या कोई आर्टिकल में
प्रॉब्लम हो रही है क्या? सोचो, क्या ये प्रोविजन 10% और 24% कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को ओवरटेक कर रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल ओवरटेक कर रहा है। किसको ओवरटेक कर रहा है? मैं कहूंगा आर्टिकल 265 को तो उन्होंने कंप्लाई किया। 265 ने कहा था टैक्स लेना तो लॉ बनाकर ही लेना, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। बिल्कुल परफेक्ट, लॉ बना के टैक्स लेना था, हमने कंप्लाई किया, 265 को पूरा किया, हमने एक्ट बनाया और टैक्स लिया। तो 265 को तो ओवरटेक नहीं कर रहा, बिल्कुल कंप्लाई किया उसने। बट आर्टिकल 14 ने कहा था कि टैक्स, कोई भी लॉ, गवर्नमेंट के नजदीक कोई भी लॉ में अनइक्वलिटी नहीं हो सकती। फंडामेंटल राइट्स है कि हर कोई एक है, इक्वलिटी की राइट सबके पास है। अब बताओ, क्या आर्टिकल 14 को ओवरटेक कर रहा है ये प्रोविजन? तुमने क्या किया, तेलुगु फिल्म को 10% और नॉन तेलुगु फिल्म को 24%। क्या तुमने इनइक्वलिटी रखा? भाई मूवी देख रहे हैं, मूवी का रेट तो 10 एक ही रेट होना चाहिए। हिंदी मूवी को अलग, तेलुगु फिल्म को अलग, इंग्लिश मूवी को अलग, हॉलीवुड को अलग तुमने रेट रखा। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या इनइक्वलिटी आ रही है या नहीं आ रही? अगर आर्टिकल 14 को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो ये प्रोविजन इनवैलिड हो जाएगा। बात को समझना, अगर आर्टिकल 14 को ओवरटेक करेगा तो ये प्रोविजन इनवैलिड हो जाएगा। क्या आप इसको सोच पा रहे हैं? सोचने को आशीर्वाद फिल्म ने सोचा। आशीर्वाद फिल्म्स हैदराबाद में। आशीर्वाद फिल्म्स, ये केस आया हैदराबाद में, उन्होंने इस प्रोविजन पे अपील की। क्या अपील की? कि ये जो प्रोविजन बनाया गया है, ये प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्टरी है टू आर्टिकल 14। ये प्रोविजन आर्टिकल 14 को ओवरटेक कर रहा है। क्या ये कहना सही है आशीर्वाद फिल्म्स का? और इस केस में आशीर्वाद फिल्म ने एक और बात कही, ये जो के लॉ बनाया गया ये कॉन्ट्राडिक्टरी है आर्टिकल 14 का, तो समझ में आता है। एक और आर्टिकल का भी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो आर्टिकल है आर्टिकल 351। चलिए थोड़ा सा देख लें आर्टिकल 351। क्या कहता है आर्टिकल 351? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, बात को समझना, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। मतलब हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना ड्यूटी है किसकी? यूनियन की। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 351 कह रहा है। पूरा आर्टिकल पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, बस इतना बता दूं कि आर्टिकल 351 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है यूनियन की ड्यूटी है कि हिंदी को प्रमोट करवाओ, क्योंकि ये हिंदी हमारा राष्ट्र है, हिंदी हर लैंग्वेज, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या ना अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो भाई अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो कोई एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें वो लोग मिलकर बात कर सके, तो वो है हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी को प्रमोट करना उनकी ड्यूटी है, ये आर्टिकल 351 ने कहा है यूनियन को। अब मेरा सवाल,
ये जो लॉ तुमने बनाया ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है आर्टिकल 14 का एंड ऑल्सो आर्टिकल 351 का। कैसे? 351 ने कहा था हिंदी को प्रमोट करो और तुमने हिंदी को टैक्स रेट ज्यादा रखा। ये 351 का भी ओवरटेकिंग कर रहा है। दैट मीन्स ये जो प्रोविजन बनाया गया है ये गलत है, इनवैलिड है इन द किस नजरिए से? आर्टिकल 14 के हिसाब से और तो और आर्टिकल 351 के हिसाब से। अब ये केस गया कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया, फिर हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया और इसकी ऑर्डर की डेट है, मैं आपको बता दूं, इसकी ऑर्डर की डेट है 18/5/2007। 18/5/2007। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? इट इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर एंड हेंस अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल 14 एंड 351। समझा? और इसका जजमेंट किसने दिया था? ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज, बड़े फेमस जज है, अभी आजकल सोशल मीडिया में बहुत आते हैं, काटजू। अगर नाम इनका जानना चाहो यूट्यूब में इनको देखोगे तो इनके बहुत आते हैं अभी, मार्कांडे काटजू। आजकल ये बहुत यूट्यूब में भी नजर आते हैं। अभी इन्होंने पुराना जजमेंट दिया था, 12 साल 15 13 साल पहले का जजमेंट है, बट अभी वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये जजमेंट आया, काटजू जी ने बताया था कि ये जो ऑर्डर आया है, ये जो लॉ बना है, ये अल्ट्रा वायरस है और इसलिए इसको इनवैलिड करा दिया गया। इसके बाद क्या हो गया? फिर सबको टैक्स लगा, कितना परसेंट के हिसाब से? 10% के हिसाब से, चाहे वो तेलुगु फिल्म हो या नॉन तेलुगु फिल्म। अब बताओ, एक लाइन का क्रक्स देना चाहता हूं, इतनी देर से मैंने जो समझाना चाहता था वो एक लाइन से इसलिए कह रहा हूं कि टैक्सेशन लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशन की बातें लागू होगी। जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वो राइट्स हमारे मिलने चाहिए, कहां पे? टैक्सेशन लॉ में भी। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लॉ पे ही होते हैं या नॉन टैक्सेस लॉ में होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो बाकी लॉ में तो हैं, उसके अलावा हमें टैक्सेशन लॉ में भी इस्तेमाल करने हैं। तो अगर कोई बंदा प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, लीगल में जाना चाहता है, अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑब्वियस सी बात है जब वो टैक्स मैटर में बात करेंगे तो सिर्फ ऐसा तो नहीं है सिर्फ रिटर्न ही फाइल करेंगे आप। रिटर्न फाइल करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कुछ एडिशंस होंगे, असेसमेंट होंगे, ऑर्डर्स आएंगे, और जब ऑर्डर्स आएंगे तो उस ऑर्डर को रिप्लाई करने के लिए हमारे पास जवाब होने चाहिए। तो हम तब तक उसको रिप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का सारे कॉन्स्टिट्यूशन नॉलेज होना, क्योंकि हमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं जो हमारे टैक्स रिलेटेड मुद्दे से अलग हैं, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। एडवोकेट जो होते हैं वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं क्योंकि उनको हर मुद्दे पे लड़ाई करनी है, बट हमें तो सिर्फ टैक्स के मुद्दे पे लड़ना है, तो हमें एटलीस्ट टैक्स से रिलेटेड आर्टिकल का नॉलेज तो होना चाहिए, तब जाकर हम टैक्स का परफेक्ट नॉलेज ले सकते हैं। अब बताइए, जिन्होंने ये केस रेज किया होगा, जब उन्होंने उठाया होगा ये केस को, तो बड़े अकलमंदी से उन्होंने दिमाग में पक्के में आर्टिकल 14 था। तो जैसे ही इन्होंने ये ऑर्डर आया गवर्नमेंट का कि भैया रेट इतना लगेगा, तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्शन उठाया, और ऑब्जेक्शन जब उठाया तो मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्शन उठाने पे उनको खर्चा जो हुआ वो भी गवर्नमेंट ने दी है। 50,000 रुपीज का उनको कॉस्ट ऑफ ऑर्डर अवार्ड दिया गया उनको, कि तुमने खर्च किया उसके लिए उन्होंने 50,000 का उन्होंने दिया था, बताया था। बात समझ में? क्लियर? दैट मीन्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ टैक्स को लेके चलना है। ये केस एक बार नोट करो, आर्टिकल 265 प्लस आर्टिकल 14 एंड प्लस आर्टिकल 351। 351 में क्या है? हिंदी लैंग्वेज, उस पे आर्टिकल है।
चलिए आगे लेके चलो। अब आप कहोगे ये तो एंटरटेनमेंट टैक्सेशन से रिलेटेड पॉइंट था, ठीक है। अब मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक पॉइंट लेकर आता हूं आपके सामने, ठीक है। चलिए आगे लेके चलो। चलो दूसरा एक केस करते हैं। ये केस करने से पहले आपको इनकम टैक्स का एक सेक्शन 4 की मैं कुछ बातें बताता हूं। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है, इनकम टैक्स चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन 4। वो क्या कहता है अब वो सुनो। वो कहता इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड। मैं आपको बता दूं ये सेक्शन हम पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करना है, ठीक है। कुछ बातें मैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आ रहा हूं, बट बाद में फिर सेक्शन 4 में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए चार्ज्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम of the previous year of every person, ठीक है। लॉ की कंप्लीट लैंग्वेज नहीं है, अपनी जरूरत के हिसाब से मैं लैंग्वेज ले रहा हूं, ठीक है। चलो सबसेक्शन 2 क्या कहता, इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1 इनकम टैक्स shall be deducted at source, जिसको हम TDS कहते हैं। इतना लिख लो, इतने नॉलेज की मुझे जरूरत है ये केस करवाने के लिए। लिखा आपने? चलो ये सेक्शन में थोड़ा आपको आइडिया देता हूं। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। तो हर एक्ट में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, तो इनकम टैक्स में सेक्शन 4 है। तो सेक्शन 4 ही चार्ज क्रिएट करता है। अगर सेक्शन 4 लगेगा तो ही इनकम टैक्स की बात होगी, अदरवाइज इनकम टैक्स एक्ट आपको एप्लीकेबल ही नहीं है। तो आपके लिए इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं ये कहां मिलेगा आपको? सेक्शन 4 में मिलेगा। तो सेक्शन 4 चार्ज क्रिएट करता है। क्या कहता है? इनकम टैक्स शैल बी चार्ज्ड, मतलब हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे, मैंडेटरी है, करेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब इनकम टैक्स हम चार्ज करेंगे किस पे? टोटल इनकम पे, ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। हर किसी के प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे हम टैक्स चार्ज करेंगे। दैट मीन्स हम हर किसी के प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम होगी उस पे इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। क्लियर हुआ? भाई टोटल इनकम क्या होता है? तो टोटल इनकम में आपने आईपीसीसी लेवल में पढ़ा होगा और अपन यहां पे भी पढ़ने वाले हैं। टोटल इनकम में 5 हेड्स की इनकम होती है। कौन कौन सी? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स।
ये पांचों हेड की इनकम मिलाने से और डिडक्शन को माइनस करने से जो आता है वो है टोटल इनकम। क्लियर? दैट मींस टोटल इनकम पे हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। क्लियर? बढ़िया। सबसेक्शन 2 क्या कहता है सुनो। इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, दैट मींस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो इनकम चार्जेबल है, इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स, उस पे टीडीएस कट सकता है। कैसे? आगे लिखा हुआ है सेक्शन में, एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज टीडीएस का एक प्रोविजन है पूरा, 192 से लेकर 196 तक के सेक्शंस में टीडीएस के बारे में लिखा हुआ है। तो वो टीडीएस कैसे कटना, कब कटना, कितना कटना, वो कहां लिखा हुआ है? टीडीएस के चैप्टर में। भाई क्या रेट से टीडीएस काटोगे, कितने पे टीडीएस काटोगे, कब टीडीएस काटोगे, ये सारी बातें टीडीएस के चैप्टर में लिखी हुई है। वो यहां पे आगे लिखा हुआ है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर ऑफ टीडीएस, दैट मींस इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में जो इनकम चार्जेबल है, इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड, उस पे हम इनकम टैक्स डिडक्ट करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कैसे? एज पर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B ऑफ टीडीएस, दैट इज टीडीएस के प्रोविजन के हिसाब से हम टीडीएस काटेंगे। किस पे? इनकम टैक्स जो चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1 है। क्लियर? पक्का समझ में आया? ये चार्जिंग सेक्शन है, इस पे फिर मैं बात करूंगा जब मैं चैप्टर इनकम टैक्स शुरू करूंगा, तो इस पे और मैं बात करूंगा। मैं अभी क्यों बताया, अब मैं वो आपको ही बताता हूं। अब थोड़ा गौर करना। जस्ट अ मिनट। अब सेक्शन 4 का नॉलेज मैंने आपको दे दिया, ठीक है। सब सेक्शन 1 कहता है इनकम पे हम टैक्स लगाएंगे, टोटल इनकम पे हम इनकम टैक्स लगाएंगे। और सबसेक्शन 2 कहता है जो इनकम सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल है उस पे हम टीडीएस काटेंगे। क्लियर? चलो, ये लॉ बहुत जमाने से चला आ रहा है। पिछले साल फाइनेंस एक्ट 2019 ने, दैट मीन्स लास्ट ईयर की मैं बात करूं, 2019 में एक सेक्शन लाया गया, सेक्शन 194N, 194N एक सेक्शन आया। वो सेक्शन कहता है कि हम टीडीएस काटेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। कौन? बैंक, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह जो बैंकिंग सेक्टर में है, बैंक की मैं बात करता हूं। मैं मकसद 194 पढ़ाना नहीं है, 194 मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, बट फिलहाल मैं क्या समझा रहा हूं, कोशिश करो उसको समझने की। एक बैंक डिडक्ट करेगी टीडीएस, एक बैंक डिडक्ट करेगी टीडीएस, क्या रेट से? एट द रेट ऑफ 2%, एट द रेट ऑफ 2%। किस पे? ऑन सम withdrawn from bank exceeding 1 crore
इन ए ईयर। मतलब एक साल में अगर आप विड्रॉ करोगे 1 करोड़ से ज्यादा तो हम उस पे 2% टीडीएस काटेंगे। ऐसा लॉ पिछले साल फाइनेंस एक्ट 2019 में आया। क्लियर? और ये लॉ जो बनाया गया इसको कहा उन्होंने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर 2019 में ये लॉ एप्लीकेबल किया उन्होंने। क्या एप्लीकेबल किया कि अगर कोई बंदा साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करेगा अपने बैंक अकाउंट से तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगी 2% का। अब बताइए, ये लॉ आया है, जिसको मानना है मान ले। लॉ बना है तो हमें मानना पड़ेगा और ये बिल्कुल सही है, हम मानेंगे बिल्कुल। बट मेरा आपसे सवाल, क्या ये लॉ की प्रोविजन में प्रॉब्लम है? एक नजरिया तो ये है कि लॉ बना है तो मानते जाओ, बस कुछ मत सोचो उस पर। एक और नजरिया इस पे सोचो कि क्या ये लॉ वैलिड है, क्या ये प्रोविजन जो बनाया गया वो बिल्कुल सही है। और सोचने के लिए मैं आपको बता रहा हूं केस कौन सा, सेक्शन 4 पे गौर करो आप। सेक्शन 4 आपने लिख लिया और इस सेक्शन को सेक्शन 4 से लिंक करो और मुझे बताओ क्या सेक्शन 4 और इस केस में कोई बात बन सकती है क्या? सोचो। बताइए, क्या कोई बात बन सकती है? मैं एक बार और रिवाइज करता हूं सेक्शन 4 आपके लिए। सेक्शन 4 कहता है, सबसेक्शन 1, इनकम टैक्स हम चार्ज करेंगे किस पे? टोटल इनकम पे। किसकी? पर्सन की। कब की? प्रीवियस ईयर की। दैट मींस साल भर की, दैट इज प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। सबसेक्शन 2 पे मैं फोकस कर रहा हूं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, दैट मींस जो इनकम सबसेक्शन 1 में चार्जेबल टू टैक्स है, इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड, उस पे हम टीडीएस काटेंगे। क्लियर ना? दैट मींस टीडीएस सिर्फ उसी पे डिडक्ट हो सकता है जो इनकम टैक्सेबल है अंडर सबसेक्शन 1 में। और ये बात क्लियरली कह रहा है सबसेक्शन 2 की पहली लाइन। सबसेक्शन 2 कह रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 में दिए गए इनकम की चार्जेबिलिटी पर हम टीडीएस काटेंगे। दैट मीन सबसेक्शन 2 क्लियरली कह रहा है कि जो इनकम सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होगी उस पर हम टीडीएस कटवाएंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ टीडीएस चैप्टर। क्लियर? मेरा आपसे सवाल, क्या ये जो सेक्शन 194N बना है, क्या ये सेक्शन 4 को क्वालिफाई कर रहा है या सेक्शन 4 को ओवरटेक कर रहा है? चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है और अगर सेक्शन 4 नहीं लगा ना तो ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है आपके लिए। फिर सेक्शन 4 के 2 प्रोविजन है ना, वो तो लगना जरूरी है। चार्जिंग सेक्शन मस्ट बी क्लियर और क्लियरली वो कह रहा है कि जो इनकम सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होगी वही सबसेक्शन 2 में टीडीएस कट सकती है उस पर। तो मेरा आपसे सवाल, क्या ये 194N चार्जिंग सेक्शन का सबसेक्शन 2 को ओवरटेक कर रहा है? बिल्कुल ओवरटेक कर रहा है। कैसे? अब ये देखो, सबसेक्शन 2 ने कहा था जो इनकम टैक्सेबल है अंडर सबसेक्शन 1 उस पर टीडीएस कटेगा। तुमने किस पे टीडीएस कटवाया? चलो सैलरी पे कटवाया था, ठीक है वो टैक्सेबल था। तुमने हाउस को कैपिटल गेन पे टीडीएस कटवाया है नॉन रेसिडेंट में, वो भी ठीक है, टैक्सेबल है। आपने इंटरेस्ट पे लगवाया है टीडीएस, आपने लॉटरी इनकम पे टीडीएस लगवाया है क्योंकि वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स है। यहां पे तुमने किस पे लगा दिया? 194N कहता है तुम अपने पैसे को अपने ही बैंक अकाउंट से जब विड्रॉ करोगे, तो अगर तुम 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट से अगर विड्रॉ होंगे तो हम टीडीएस काट लेंगे।
इसमें बहुत सारे मुद्दे निकलेंगे निकालने को तो, बट मैं एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। तुमने तो ये कहा है कि टीडीएस कटता है सिर्फ उसी पर जो सबसेक्शन 1 में टैक्सेबल होता है, दैट मीन्स इनकम पे टीडीएस कटता है। मेरा सवाल तो यह है, क्या यहां पर इनकम का नामो निशान ही नहीं है? यहां पर भैया मेरे ही बैंक अकाउंट में मेरे ही पैसे हैं और मैं ही विड्रॉ कर रहा हूं, ये इनकम थोड़ी ना है। और जब बेसिक क्राइटेरिया इनकम ही नहीं है तो टीडीएस का तो सवाल ही नहीं उठता। और तुमने 194N लेकर आ गए जिसपे तुम टीडीएस काटने के लिए कह रहे हो, और दैट टू 2%, और वो भी किस पे? सम पे, अमाउंट पे। भैया इनकम तो इनकम पे करता है, तुमने अमाउंट पे टीडीएस कटवा रहे हो। और एक बात और क्लियर कर दूं, कोई बंदा ये ना सोचे कि मैं 5 बैंक अकाउंट खोलूंगा और पांचों में 1-1 करोड़ के नीचे रखूंगा। वो सेक्शन 194N की लैंग्वेज में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, वहां पे सारे बैंक अकाउंट मिलाकर देखा जाएगा। मतलब आपके भाई बैंक में अगर 5 अकाउंट है तो पांचों को मिला के क्राइटेरिया 1 करोड़ का है। तो अगर पांचों बैंक मिला के अगर तुमने 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ कर दिया तो अब बैंक आपके टीडीएस काटते जाएंगे 2%। अब बैंक टीडीएस काट रहे 2%। अब मेरा मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने विड्रॉ किया और बैंक ने मेरे पैसे से टीडीएस काट लिया, तो मेरा सवाल, क्या ये टीडीएस काटना जायज है, लीगल है, करेक्ट है, या ये प्रोविजन गलत बना है? बताइए। इस पे केस गया हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, मान लो ये केस मेरे साथ होता, केस बैंक का मैनेजर टीडीएस काट रहा है, मैं बोलूंगा सर मत काटो ना, ये लॉ गलत है। तो बैंक का मैनेजर क्या कहेगा मुझे? भैया मुझे क्या पता, ऑर्डर आया हुआ है 2% टीडीएस काटना है, मैं तो टीडीएस काटूंगा। ये लॉ गलत है तो मेरे को नहीं पता लॉ गलत है, मुझे समझाओ भी मत, मुझे तो आता ही नहीं है। बैंक के मैनेजर को 194 थोड़ी आता है, उसको इंटरप्रेट करना थोड़ी आएगा। मैं उसको बोलूंगा ये इंटरप्रिटेशन गलत है, ये लॉ गलत है, वो मेरी सुनने वाला नहीं। अब मान लो उसने मेरा टीडीएस काट लिया, अब मैं क्या करूं? रेमेडी क्या है मेरे पास? अब मैं पैसे घर लेकर आया, टीडीएस कट गए हैं, अब रेमेडी क्या है? तो बंदा कहेगा, कहने को तो लोग यही कहेंगे, यार टीडीएस ही कटा है ना, बाद में रिफंड ले लेना, बाद में रिफंड ले लेना। बट क्या रिफंड मिल जाएगा इसलिए टीडीएस गलत कट रहा है तो मैं कटने दूं क्या? मैं रिफंड मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है, बट रिफंड मिलने के लिए मिल जाएगा इसकी वजह से मैं गलत टीडीएस काटने दूं, ये सही होगा क्या? मतलब तुम मुझे बाद में दे दोगे, इसके लिए अभी टीडीएस काटना जायज है? टीडीएस काटना यहां पे गलत हो रहा है। एक तो तुम टीडीएस गलत काट रहे हो, बाद में ये कह रहे हो बाद में हम दे देंगे। अरे बाद में देने की बात छोड़ो, अभी तो टीडीएस काट रहे हो, तो मेरे पास अब क्या रास्ता है? मैं क्या करूं? मैं किसके पास जाऊं? मेरे पास तो कोई रेमेडी ही नहीं है, क्या करूंगा मैं? कहां जाऊंगा? तो लॉ मेकर ने इसके लिए आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी आपको, बात को समझना। कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 226, बड़ा फेमस आर्टिकल है, अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस पे। आर्टिकल 226 कहेगा कि जब तुम्हारे पास लॉ में रेमेडी नहीं है कि टीडीएस तो कट गया, अब तुम्हारे पास क्या रास्ता है? तो तुम एक काम करो, सीधा हाई कोर्ट में जाओ। कहां जाओ? हाई कोर्ट में जाओ, और हाई कोर्ट में से कहते हैं रिट पिटीशन फाइल करो। रिट फाइल करोगे हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट तुम्हारी सुनवाई करेगा कि लॉ सही है या गलत है। भाई हम तो लॉ पे सवाल उठा रहे हैं, टीडीएस कटना कम कटना ज्यादा, इस पे मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं 194N इनवैलिड है मेरी नजर में। तो सीधा किसको जाके बोलोगे? तो बात को सुनना, अब हिंदुस्तान बना तो दिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, पार्लियामेंट हम पे सख्ती जायज कर रहा है, बहुत हम पे बर्डन डाल रहा है, और ये बर्डन मेरी नजर में गलत है, तो मैं किसके पास जाऊं? तो हमारे संविधान ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी है कि वो नजर रखे किस पे? पार्लियामेंट पे। कहीं पार्लियामेंट गलत तो नहीं कर रहा है? अब मेरी नजर में पार्लियामेंट ने तो मेरे साथ गलत कर दिया, तो मैं कहां जाऊंगा? हाई कोर्ट में जाऊंगा, और हाई कोर्ट में अपील करूंगा, रिट पिटीशन फाइल करूंगा कि सर मेरे साथ ये 194N में टीडीएस कटा है, जो बिल्कुल 194N गलत है, इस पे सुनवाई करो। और ऐसा ही केस रिट पिटीशन फाइल हुआ है केरला हाईकोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। केरला हाईकोर्ट में केस गया है और यहां पे जवाब आने का है कि वैलिड है या इनवैलिड है। बट जब तक इनवैलिड नहीं है तब तक हमें भी मानना है, मानो, बट हाँ इस पे अभी जजमेंट आना बाकी है। तो 194N की वैलिडिटी पे सवाल उठ गया है कि ये सही है या गलत है। बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स इस पे अभी कहां पे केस पेंडिंग है? केरला हाईकोर्ट। रेट फाइल्ड इन केरला हाईकोर्ट, पेंडिंग। देखते हैं इसका जवाब क्या आता है, जजमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या जजमेंट आता है इसमें।
बट सोचने की बात है 194 एन पे हमने सवाल उठा दिया। दैट मीन्स लॉ जब हम पढ़ेंगे ना तो सिर्फ प्रोविजन को नहीं देखेंगे कि यार ये प्रोविजन ऐसा है बस इसको मान लो, उसके इंप्लीकेशन देखेंगे कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, और इसी को कहते हैं एक्सपर्ट नॉलेज। सिर्फ सेक्शन को पढ़ लेना ये काफी नहीं है, सेक्शन को उसके हिसाब से इंटरप्रिट करना है कि किसके हिसाब से, वैलिडिटी के हिसाब से, उसके इंटरकनेक्शन देखना है, तब जाके हमें चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है? नोट कर लो आपने, क्या इसने नोट? इस पे एक जजमेंट आपको लिखा देता हूं, इसी के नीचे एक जजमेंट जो आपको मदद करेगा। मतलब मैंने जो सोच बताई ना आपको, भैया टीडीएस तो कट रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, बाद में तो रिफंड मिल जाएगा। बट एक ऑलरेडी केस बन चुका है स्टील अथॉरिटी का कि उसमें ये कहा गया कि भैया रिफंड दे दो कि इसके लिए बेवजह टीडीएस काटना, ये गलत होगा। ये जजमेंट आ चुका है, जजमेंट लिखवा देता हूं, एक जजमेंट है, लिखो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट ऑफ ओडिशा। क्या जजमेंट है? टैक्स कैनॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स in respect of transaction which are not liable to tax. ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। टैक्स कैन नॉट बी डिडक्टेड एट सोर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। कितनी क्लियर लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले आ चुका है कि भैया जिस इनकम पे इनकम टैक्सेबल ही नहीं है उस पर टीडीएस कट नहीं सकता, पहले आ चुका है ये जजमेंट, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और ये बात भी उन्होंने कही है, एंड मेयरली बिकॉज देयर वाज एन एंटाइटलमेंट ऑफ रिफंड, भाई रिफंड मिलने की एंटाइटलमेंट है, इस वजह वुड नॉट क्योर द इन्फॉर्मिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि भैया तुम टीडीएस काट ही लोगे, ये बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, बट उसके बावजूद क्या आया, 194 एन आया, जो बिल्कुल गलत नजर आ रहा है। पर देखते हैं इस पे फिर जजमेंट क्या आता है कोर्ट का। कोर्ट जजमेंट के देगा कि भैया इसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। नोट कर लो। चलूं आगे, एक और केस करवाता हूं। आज की क्लास में बस मुझे आपको कुछ केसेस करवा के इनकम टैक्स पे लेकर आना है, ठीक है? चलो एक केस और करते हैं। वो केस को समझने के लिए पहले आपको एक प्रिंसिपल समझना चाहिए। एक लॉ का प्रिंसिपल है लेक्स प्रोस्पिसिट, नॉन
रेस्पिसिट, लेक्स प्रोस्पेसिट, नॉन रेस्पिसिट। ये लैटिन वर्ड होते हैं, इसका माना ये होता है लॉ लुक्स फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, लॉ के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है ये। मतलब लॉ लुक्स फॉरवर्ड, लॉ आगे देखता है, पीछे की तरफ नहीं देखेगा, ये ऑलरेडी प्रिंसिपल है। दैट मीन्स मैं बात करने जा रहा हूं रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की। मतलब क्या हुआ, आप अमेंडमेंट जो लेकर आते हो, जो लॉ बनाकर लाते हो, वो लॉ कब के लिए होना चाहिए, आने वाले समय के लिए होना चाहिए। फिर तुम पीछे की बैकडेट में जाकर लॉ को चेंज नहीं कर सकते। आज अगर कोई तुम लॉ बना रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आज के बाद वो इंप्लीकेशन होगा, लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। बट तुम कहोगे आज लॉ बनाता हूं और ये एप्लीकेबल होगा पिछले साल से, दैट मीन्स तुमने लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली लेकर आ गए, विथ बैकडेट लेकर आ गए। तो लॉ कहता है कि लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आने वाले समय के लिए होना चाहिए, पीछे के लिए नहीं होना चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है उसका, और इस बेस पर एक जजमेंट आया है। अब वो जजमेंट क्या है, अब वो भी देख लो। ये प्रिंसिपल हुआ, एक जजमेंट है। क्या जजमेंट है, लिखो। मैं जजमेंट आपको सुप्रीम कोर्ट के ही करवा रहा हूं, ठीक है। करीम तरूबी टी स्टेट लिमिटेड, इनका जजमेंट है। क्या जजमेंट है, जजमेंट की लैंग्वेज है द इनकम टैक्स एक्ट एज इट स्टैंड amended on the first day of April of any financial year must apply to the assessment of that year. Any amendments in the act which come into force after the first day of April of a financial year would not apply to the assessment for that year, even if assessment is actually made after the amendments
come into force. नोट करना। लिखा जजमेंट आपने? क्या कहता है जजमेंट? ध्यान से सुनो। लिख लिया आपने? एक बार चेक करो। द इनकम टैक्स एक्ट एज इट स्टैंड अमेंडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट अप्लाई टू द असेसमेंट ऑफ दैट ईयर. Any amendments in the Act which come into force after the first day of April of a financial year would not apply to the assessment for that year, even if assessment is actually made after the amendment come into force. पहले बात को समझो अच्छे से। पहले तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि लॉ हमेशा फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। हाँ, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं माने तो भी चलता, बट नहीं मानने के बावजूद भी एक कोर्ट का जजमेंट आया। कोर्ट का जजमेंट क्या आया देखो, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहता द इनकम टैक्स एक्ट एज इट स्टैंड अमेंडेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर, जो अमेंडमेंट हो जाएंगे 1 अप्रैल तक ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर मस्ट अप्लाई टू द असेसमेंट ऑफ दैट ईयर, उस साल के असेसमेंट में वही अप्लाई होंगे। मतलब जो अमेंडमेंट हो जाएंगे 1 अप्रैल को, उस साल के असेसमेंट में वही अप्लाई होंगे। दैट मीन्स 1 अप्रैल को जो लॉ बनाना है तुम बना दो, वही लॉ पूरे साल एप्लीकेबल होगा। क्लियर? एनी अमेंडमेंट्स इन द एक्ट विच कम इनटू फोर्स आफ्टर द 1 डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए फाइनेंशियल ईयर, और अगर तुम लॉ 1 अप्रैल के बाद अगर तुम बनाते हो, कोई भी लॉ बनाते हो, अमेंडमेंट्स करते हो, मतलब लॉ तो नहीं अमेंडमेंट्स करते हो लॉ में, वुड नॉट अप्लाई टू द असेसमेंट फॉर दैट ईयर, और वो उस साल के अमेंडमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 1 अप्रैल में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर तुम मान लो फेब में, मान लो तुमने जुलाई में लेकर आए अमेंडमेंट्स, तो जुलाई में तो लोगों को पता नहीं था ना अप्रैल में क्या होगा। भाई अप्रैल में तो नहीं पता था कि जुलाई में अमेंडमेंट आने वाला है, और तुम जुलाई में लेकर आए हो तो 1 अप्रैल को तो लाए नहीं थे, तो वो जुलाई वाला अमेंडमेंट्स इस साल तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तुम अगले साल से लगा दो, एटलीस्ट इस अप्रैल से तो एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ये। क्लियर? समझ में आया? मैंने प्रिंसिपल भी बता दिया और कोर्ट का जजमेंट भी बता दिया। अब 2016, 8 नवंबर 2016, ये डेट सबको मालूम है। क्या हुआ था 8 नवंबर 2016 में? केस। अब मेरा केस क्या है अब समझो। नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन के दौरान सबको कहा था बैंक में पैसे जमा करो, और टाइम दिया गया था दिसंबर एंड तक कि तुम पैसे अपने जमा कर लो, ताकि 500 और 1000 की जो पुरानी नोट है वो इनवैलिड हो गई है, तुम बैंक में जमा करके उसको चेंज कर लो। ठीक है? अब हुआ क्या, उस समय अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सेक्शन पे अमेंडमेंट लाया। एक सेक्शन था सेक्शन 115 BBE। ये सेक्शन क्या करता है? टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 68, 69, 69A B C D, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा ये सेक्शंस पूरे, और ये 115 BBE भी पढ़ाऊंगा, बट सेक्शन 115 BBE का मैं क्रक्स देना चाहता हूं कि टैक्स ऑन इनकम, मतलब 115 BBE एक सेक्शन है जो टैक्स लगाता है। ठीक है? किस पे? इनकम पे। कौन सी इनकम पे? जो टैक्सेबल है अंडर सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। दैट इज, इसमें अगर मैं बात करूं तो कैश, क्रेडिट वगैरह बातें हैं।
अगर आपको हल्का फुल्का याद हो तो कैश क्रेडिट सेक्शन 68 में दिया हुआ है कि अगर तुम्हारे अकाउंट में, इसके ये भी बता दूं, सेक्शन 68 कहता कि अगर तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट नजर आएगा और अगर तुम्हारा से हम सवाल पूछेंगे कि क्रेडिट के बारे में बताओ, और अगर आपका जवाब सैटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, सैटिस्फैक्ट्री जवाब तो दिया बट हमें उससे तसल्ली नहीं है, एक तो जवाब न देना अलग चीज है, तुमने जवाब दिया पर जवाब से अगर हमें तसल्ली नहीं होगी तो हम उसको इनकम मान लेंगे। सेक्शन 68 ये कहता है, सेक्शन 68 कहता कि अगर तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट नजर आएगा और हम आपसे पूछेंगे और आपके जवाब से अगर हमें संतुष्टि नहीं होगी, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे, तो हम उस क्रेडिट को इनकम मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट है, मुझसे पूछा गया कि 3 लाख कहां से है, और मेरा जवाब अगर उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है तो वो 3 लाख को मेरी इनकम मान लेंगे। और जो इनकम सेक्शन 68 में टैक्सेबल होती है उस पर टैक्स लगता है अंडर सेक्शन 115 BBE, दैट इज फ्लैट रेट 30%। रेट ऑफ टैक्स कितना? 30%। बट ये 30% में सरचार्ज और सेस मिलाते हैं और सरचार्ज और सेस मिला के वो बन जाता है 35% प्लस सरचार्ज प्लस सेस, तो ये बन जाता है 35% नियर अबाउट। ठीक है, अब क्या हुआ, मतलब जो पैसा, जो इनकम तुम्हारी, हम मानेंगे सेक्शन 68 में क्रेडिट नजर आएगा, तुम्हारा जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो वो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर सेक्शन 68 और उस पर टैक्स लगेगा 35% से अंडर सेक्शन 115 BBE। ये लॉ था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक था। बट हुआ क्या, नवंबर 2016 में मोदी जी डिमोनेटाइजेशन लेकर आए। अब लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करना चालू कर दिए। अब हुआ क्या, जब बैंक में पैसा जमा होना मैंडेटरी हो गया, क्योंकि जमा करेंगे नहीं तो नोट तो खराब होनी है, तो सबने जमा करना चालू कर दिया। तो दिसंबर के महीने में अरुण जेटली जी ने लॉ को अमेंडमेंट लेकर आए। अब लॉ अमेंडमेंट कैसे लाए वो मैं आपको कभी बताऊं, अमेंडमेंट कैसे लाते हैं। दिसंबर के महीने में तो बजट पार्लियामेंट नहीं बैठी थी, फैब में बैठते वो लोग, तो दिसंबर में कैसे लेकर आए मैं आपको बताऊंगा बाद में कभी। बट फिलहाल अभी दिसंबर में वो अमेंडमेंट लेकर आए, किसमें? 115 BBE में। और उन्होंने कहा कब? 1 दिसंबर 2016, और उन्होंने कहा कि रेट ऑफ टैक्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 60% कर दिया। कितना परसेंट? 60% कर दिया, डबल कर दिया रेट, प्लस सरचार्ज लगा दिए, और सरचार्ज का रेट भी 25% प्लस सेस, वो तो नॉर्मल है, टोटल हो गया 77%, और डिटेल में 77.25% हो जाएगा। ठीक है, 77%। दैट मीन्स गजब ये किया उन्होंने कि तुमने इस लॉ की प्रॉब्लम बताता हूं, 115 BBE में प्रॉब्लम क्या क्या है। पहली प्रॉब्लम, तुमने कैश क्रेडिट के जवाब को सेटिस्फैक्टरी नहीं मानोगे तो इनकम मान लोगे, पूरे पैसे को इनकम मान लेंगे, फ्लैट रेट से टैक्स लगा देंगे, और पहले 35% लगाते थे, उन्होंने कर दिया उसको 77%। दैट मीन्स जरा सोचो, आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा किए, कल बुलाएंगे आपको, पूछेंगे पैसे कहां से लाए तुमने, और अगर तुम जवाब दोगे बट उस जवाब से अगर उनको तसल्ली नहीं होगी, बात को समझना, तसल्ली नहीं होगी, सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं कहलाएगा। अभी सेटिस्फैक्टरी का कोई डेफिनेशन नहीं होता, अब उनको नहीं लगा सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो नहीं है, खत्म बात। और अगर नहीं लगता है सेटिस्फैक्टरी तो टैक्स लगेगा 77% से। मतलब तुमने डबल से ज्यादा टैक्स रेट कर दिया सिर्फ इस बात पे कि सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया। क्लियर? चलो, ये एक तो प्रॉब्लम है। दूसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस पॉइंट पे क्या है, गजब ये किया इन्होंने, लाए कब? दिसंबर के महीने में। लॉ कब लाए? दिसंबर के महीने में, बट इनको उन्होंने नोटिफाई किया, मतलब नोटिफाई तो किया दिसंबर के महीने में, और विथ इफेक्ट फ्रॉम लेकर आए वो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016।
मतलब क्या किया, दिसंबर के महीने में लॉ लेकर आए, और लाए कब से, विथ इफेक्ट फ्रॉम 2016 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2016 से लेकर आए। इसकी डेट को थोड़ा 15 कर देता हूं, 15 दिसंबर को लाए, मतलब ऑर्डर आया था 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर 2016 को ऑर्डर लाया आपने, और लाकर ये कहा कि ये एप्लीकेबल है, रेट बढ़ा दिया 30 से 60%, सरचार्ज बढ़ा दिया 25% पर, और सेल्स लगाकर 77% पे टैक्स लगाया आपने, और वो भी किस पे, कैश क्रेडिट पर, 69 ए बी सी डी सेक्शन की इनकम पे। बट गजब ये है कि तुमने दिसंबर में लाए, बट कैसे लाए तुम, अप्रैल से, विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ डीमोनेटाइजेशन की पहले भी अगर किसी ने कैश क्रेडिट के पॉइंट पर बात हो जाएगी तो उस पर भी तुमने 77% टैक्स लगा दोगे। दैट मींस अप्रैल से लेकर दिसंबर तक या नवंबर तक मैं कह दूं जिनका कैश क्रेडिट हुआ होगा उस पर भी तुमने 77% टैक्स लगा दिया। सोचने की बात है, ऑलरेडी लॉ का प्रिंसिपल्स है, लॉ प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है, कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट है कि अमेंडमेंट जो बाद में लाओगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा उस साल के असेसमेंट के लिए, और तुमने क्या लेकर आए, दिसंबर में लेकर आए। बहुत बुरा होता तुम्हें दिसंबर से एप्लीकेबल करना था ना भाई, तुम लॉ कब लेकर आए, दिसंबर से, तो दिसंबर के बाद से जो पैसे जमा होंगे उस पर 77% रखना था, पर तुमने दिसंबर के महीने में लाकर अप्रैल से लगा दिया। मतलब एक तो तुमने डबल टैक्स, इसमें कितनी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम क्या है भैया, तुमने कैश क्रेडिट को इनकम मान लिया, भाई पैसे अकाउंट में जमा हुए, हमने आपको जवाब भी दिया बट जवाब आपको पसंद नहीं आया तो तुमने इनकम मान लिया। चलो नंबर 1 प्रॉब्लम। नंबर 2 प्रॉब्लम, उस इनकम पे खर्चा नहीं मिलेगा, डिडक्शन, मतलब जितना क्रेडिट है पूरा इनकम मानेंगे, इनकम पे टैक्स लगना चाहिए बट ये इनकम नहीं। 3 लाख अकाउंट में जमा है ना, तो फिर 3 लाख को इनकम मानेंगे, दैट मींस उसमें जो खर्च किया मैंने वो नहीं एप्लीकेबल नहीं होगा, डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो अकाउंट में 3 लाख थे, पूरे 3 लाख को इनकम माना, वो दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, पूरी इनकम पे फ्लैट रेट से टैक्स, इस इनकम पे फ्लैट रेट, आपने पढ़ा होगा स्लैब रेट होता है 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख तक की एग्जम्पशन लिमिट मिलती है, इसको एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं मिलनी है। तो पहली प्रॉब्लम, तुमने इनकम पूरा मान लिया, फिर खर्चे का डिडक्शन भी नहीं दिया, तीसरा एग्जम्पशन लिमिट भी नहीं दी, और फिर टैक्स लगा दिया फ्लैट रेट 35% के बदले 77%, और चौथी प्रॉब्लम रेट्रोस्पेक्टिवली लेकर आ गया। क्लियरली समझ में आया कि इस सेक्शन में भी प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है भैया, रेट्रोस्पेक्टिव आना नहीं चाहिए बट आ गया यहां पर। हाँ इस बात पे मैं थोड़ा बात करता हूं, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं आना चाहिए, बट हाँ सिविल लॉ में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, सिविल लॉ में उनको पैसे लेने के बहाने चाहिए तो वो रेट्रो अमेंडमेंट लाते हैं, और उस पर बहुत बार केस जाता है कोर्ट में, बट कोर्ट असेसी की नहीं सुनता, लॉ की सुनता है कि रेवेन्यू को चाहिए ना, पैसे चाहिए, ले जा दो। हाँ रेट्रो अमेंडमेंट नहीं आता क्रिमिनल लॉ में, अगर क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता, कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखा है, आर्टिकल 20 इस पर है, आर्टिकल 20 में है कॉन्स्टिट्यूशन में कि रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आ ही नहीं सकता, किस पर, क्रिमिनल लॉ पे, उस पर नहीं आ सकता। सिविल लॉ पे आ सकता है, आता है, क्योंकि कोर्ट में जब केस आता है ना, कोर्ट इस पे जवाब किसके फेवर में देता, डिपार्टमेंट के फेवर में, असेसी के लिए नहीं आता वो। तो अब ये है एक मजबूरी, ये हमारी तकलीफ है जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमें करना भी पड़ेगा। हम कोर्ट में लेके भी जाएंगे केस तो कोर्ट हमारी नहीं सुनता, जजमेंट उनकी सुनता। हाँ क्रिमिनल लॉ में कभी अमेंडमेंट नहीं आता, अगर क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आता होता ना तो एक बड़ा फेमस केस हुआ था, आपको पता होगा, निर्भया केस दिल्ली का। दिल्ली में जो एक, जितने भी वहां पे क्रिमिनल्स थे, 6 कुछ थे ना, उसमें से एक जो क्रिमिनल था उसकी उम्र थी 17 साल 6 महीने, कितने, 17 साल 6 महीने, और एक लॉ है 18 साल के बाद ही उनको सजा दी जाती है, अब वो 18 साल से 8-6 महीने कम था, है वो क्रिमिनल, गलत किया उसने, बट उसको सजा नहीं दे पाई गवर्नमेंट। सिर्फ कितने साल की सजा हुई, वो 3 साल की सजा, जो बाल में रहता है उसमें 3 साल उसने रखा, उसको छोड़ दिया गया, बाकियों को फांसी हुई पर वो बच गया, किसके नाम से, सिर्फ 6 महीना छोटा था उसके नाम से। अगर हम सोचते तो एक काम कर सकते थे, लॉ को रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर देते, 18 साल को 17 साल कर देते और उसको सजा दे देते, बट क्रिमिनल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता। हाँ ये लॉ है, इसमें होता है, होने देते, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? तो ये तकलीफ है जो सुधर नहीं रही है बट चलना पड़ेगा। समझ में आया यहां तक? क्लियर? ये सेक्शन 115 बीबीई का ये एक प्रॉब्लम। क्लियर? तो आज की क्लास में मैं आपको सेक्शंस के बताना ये चाहता हूं कि सेक्शन को नजरिया हमें पढ़ने का कैसा होगा, उसको देखना हर एंगल से हमें,
सिर्फ उसके प्रोविजन है, यार ये ऐसा सेक्शन है, बस इसमें ऐसा प्रोविजन है, बस उतना पढ़ा तो फिर कोई खास बात नहीं थी। क्लियर? तो मैं आपके पास नजरिया डेवलप करना चाहता था, आपकी सोच कहां से, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आना चाहता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल भी हम देखेंगे जिसके तहत हम लॉ को इंटरप्रेट करेंगे। तो जब जब जरूरत के हिसाब से मैं आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको लेकर जाऊंगा और यहां पर भी लेकर आऊंगा। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी जाएंगे तो उस जरूरत के हिसाब से मैं लेकर जाऊंगा आपको वहां पर, और वहां से मैं आपको इनकम टैक्स भी लिंक करूंगा। बट अब हम इनकम टैक्स ही शुरू करेंगे, इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जरूरत के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे। क्लियर? चलिए, चलो अब आज की क्लास में मैं आपको बता दूं हम आगे कैसे पढ़ने वाले हैं, और उस पर थोड़ी बातें कर लेता हूं, अपने सिलेबस के बारे में थोड़ी बातें कर लेता हूं, फिर क्लासेस अपन अगली क्लास से शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं हमें पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961। मैं आपको पूरा एक्ट पढ़ाऊंगा, इंक्लूडिंग जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो पूरा एक्ट मैं आपके साथ कवर करूंगा। ये जो हम क्लास कर रहे हैं मैं बता दूं, ये क्लास है मई एंड नवंबर 2021 एग्जाम के लिए अपन तैयारी करेंगे। मैं क्लास में ही पूरे अमेंडमेंट आपको कवर करूंगा और उसी में मैं आपको जजमेंट भी तैयार करवा दूंगा, ताकि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास का जो ड्यूरेशन मैं रखूंगा वो रखूंगा मैं लगभग 2 आवर्स से लेकर 2.3 आवर्स के बीच में, मतलब एवरेज के तौर पे मैं मान के चलूंगा कि मैं आपको 2 आवर्स 15 मिनट के आसपास ही लेकर चलूंगा। 1.25 घंटे से 2.5 घंटे की क्लासेस लूंगा मैं आपकी। दैट मीन्स एवरेज के तौर पे अपन प्लान करेंगे कि 2.5 घंटे की क्लासेस होगी। क्लासेस का ड्यूरेशन रखूंगा 2.5 आवर्स, ये आप मान के चलेंगे, 5-10 मिनट इधर उधर रखेंगे। अब इसके रखने का मकसद क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। 2.5 आवर्स से ज्यादा अगर आप बैठते हैं तो डिस्टर्बेंस भी होगा, आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाएंगे, और उससे कम रखते हैं तो अपने को क्लास की ड्यूरेशन बहुत लंबी भी नहीं करनी है। ठीक है, तो 2.5 घंटे का टाइम एकदम परफेक्ट होगा, ताकि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको रिवीजन करने के लिए भी टाइम मिलेगा और आप क्लास को एक साथ देख पाएंगे। हाँ, इस बीच में अपन आधे घंटे का 20-20 मिनट का ब्रेक नहीं रखेंगे। मैं हो सके तो आपको 1 या 2 मिनट का ब्रेक दूंगा, इस दौरान मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दूंगा। एक बार 1.5 घंटे में 2 मिनट का एक ब्रेक लेंगे बस अपन, अदरवाइज विदाउट ब्रेक अपनी क्लास होगी। ठीक है, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन बस, इसके अलावा कोई ब्रेक नहीं होगा। विदाउट ब्रेक अपनी क्लास 2.5 घंटे की होगी। ठीक है, क्लास का ड्यूरेशन मैं आगे लेके चलूंगा, ये लगभग अपन मानते हैं 90 से 100 क्लासेस होंगी अपनी, तो ये 90 से 100 क्लासेस का प्लान है अपना, बट 90 क्लासेस के आसपास मैं इसको कवर करूंगा। 90 क्लासेस में मैं आपको ये कवर करके दूंगा पूरा टैक्स। अब आपको कैसे पढ़ना है मैं आपको बता दूं। मैं आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से, आराम से, धीरे से, मैं आपको बहुत प्यार से, अच्छे से क्लास में सेक्शन को समझा दूंगा। बट मेरी मेहनत वहां खत्म होने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद भी प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको बता दूं। लैग अगर होगा तो ये 2 प्रॉब्लम आपके साथ होगी। एक प्रॉब्लम, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, और दूसरी रिवीजन। ये 2 प्रॉब्लम सबसे बड़ी है सीए फाइनल स्टूडेंट के साथ। प्लीज 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 आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको यहाँ पे जो पढ़ा के दूंगा आप इसको पक्के में रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। रिवीजन करने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम लगेगा। जितना मैं आपको यहाँ पे 2.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, आपको रिवाइज करने में मैक्सिमम आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। आधे घंटे में आप रिवाइज कर लेंगे उसको, अगर अच्छे से लेके बैठेंगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, 2.5 घंटे की क्लास देखने के बाद आपको आधे घंटे का एक रिवीजन करना ही पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की। ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रॉब्लम क्या होता है, हम लेक्चर लेने के बाद क्या होता है, आज एक देखते हैं, फिर 3 दिन बाद एक देखते हैं, फिर एक दिन 2 लेक्चर देख लेते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आज देखा तुमने, 3 दिन तक नहीं देखा तो पूरी लिंक टूट जाती है। 3 दिन बाद एकदम से बैठते हैं तो दिमाग में क्लिक नहीं होता, और कभी कभी एक ही दिन में हम 2-2, 3-3 लेक्चर देख लेते हैं जल्दी में, वो भी प्रॉब्लम। तीसरी, हम कभी स्पीड करके देख लेते हैं, हमें और सब कुछ समझ में आ गया, स्पीड में करने देखने की आदत हो गई है। प्लीज ये सब चीजें आप इग्नोर करेंगे, मेरी सलाह मानेंगे। एक पहले फिक्स एक शेड्यूल टाइम बना लीजिए अपना, कोई भी टाइम हो, जैसे क्लास जाते हैं तो एक फिक्स टाइम में जाते हैं, वैसे ही आप एक शेड्यूल टाइम बना लें अपना, ये क्लास का टाइम ये होगा।
दैट मीन्स अगर कोई बंदा कहता है मैं सुबह उठ के टैक्स पढ़ना चाहता हूं, तो वो अपना टाइम फिक्स कर ले। फॉर एग्जाम्पल उसने फिक्स किया 7 से 9, 7 AM से 9:30 PM, 9:30 AM। दैट मीन्स उसने 2.5 घंटे का उसने प्लान किया हुआ। तो प्लीज 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 डेली रेगुलरली आप ये क्लास इसी वक्त में देखेंगे, इसके बहुत सारे फायदे होंगे। पहला फायदा क्या होगा कि एक शेड्यूल टाइम में आपकी क्लास भी हो जाएगी, रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे तो लिंक टूटेगी नहीं, हर चीज अच्छे से समझ में आएगी। अब बहुत हो गया तो हफ्ते में एक दिन का कोई भी एक दिन आप छुट्टी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल संडे को आपने लीव रखा तो एक दिन आप छुट्टी लें, उस दिन रिवीजन पूरा करना है तो कर लें, उससे ज्यादा आप गैप नहीं ले सकते। एक दिन का हफ्ते में आप गैप ले सकते हैं। उसके अलावा आप रोज फिक्स टाइम में क्लास देखेंगे। फिक्स टाइम में क्लास देखने से एक तो ये कि आप एक फिक्स शेड्यूल टाइम में क्लास खत्म भी हो जाएगी और लिंक बनी रहेगी। और एक रिवीजन का टाइम भी फिक्स कर ले कि आधे घंटे का रिवीजन मैं कब करूँ। आपको जब टाइम सुटेबल हो आप आधे घंटे का रिवीजन कर लें। द बेस्ट टाइम मैं ये कहूंगा 2.5 घंटे की क्लास लेने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो। 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप एक बार आधे घंटे का रिवीजन कर लो तो टेंशन खत्म हो जाता है फिर से पढ़ने का। तो आप आधे घंटे का रिवीजन क्लास के बाद ही कर लो तो टेंशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो प्लीज एक फिक्स टाइम करेंगे और वही टाइम में आप रोज देखेंगे। अगर ऐसा देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से रिवीजन भी हो जाएगा। टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या बताऊं, हर सेक्शन आपको इजीली समझ में आएगा। मैं आपको उसके केस लॉ कराऊंगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में भी आएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम कब होगी, जब हम एक्ट पूरा खत्म कर लेंगे तो जब इतने सारे सेक्शन हो जाएंगे और जब उसके सवाल एक साथ सब कुछ आएंगे ना तो ब्लैंक हो जाता बंदा, कि उसको कैच नहीं कर पाता क्योंकि उसने क्या रिवीजन नहीं किया उस वक्त जब उसको करना चाहिए था। जैसे आज हमने जो पढ़ा उसको आज पढ़ोगे ही नहीं और सीधा 2 महीने के बाद पढ़ने बैठेंगे तो फिर याद भी नहीं आता, और जब एक साथ पूरे कंसेप्ट आ जाते हैं तो दिमाग में जल्दी जवाब नहीं मिलता। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो फिक्स शेड्यूल टाइम करो अपना और वही टाइम में डेली क्लास देखो। और रिवीजन मस्ट है, करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जितनी भी अच्छी क्लास कर लो आप रिवीजन नहीं करोगे उसका फायदा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक खुद से मेहनत नहीं करेंगे आप कंसेप्ट को डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये 2 प्रॉब्लम आप दूर करें। पहली प्रॉब्लम रिवीजन एक प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं करते हैं तो आप दूर करना है, रिवीजन आपको करना है। दूसरा कंसिस्टेंसी, डेली रेगुलर बेसिस पे एक लेक्चर देखना है। ये 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, बाकी चीजें मैं क्लास में आपको अपने साथ लेके चलूंगा, मैं आपको बताता चलूंगा कैसे पढ़ना है, रिवीजन भी मैं आपको देता रहूंगा और अपने तरफ से मैं सब कुछ करके दूंगा। आप ये 2 चीज अपने तरफ आपकी तरफ से मुझे करके दो, पहला रिवीजन रोज करेंगे आप और दूसरा कंसिस्टेंटली क्लास को देखेंगे। बस इतना आप कर लो, फिर देखो क्लास में किस लेवल पे अपन जाते हैं। आपको थोड़े दिनों में ही समझ में आ जाएगा हम टैक्स को कैसे पढ़ रहे हैं। अगली क्लास में मैं टैक्स को शुरू करूंगा बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से। प्लीज आप भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने के नजरिए से आइएगा। प्लीज प्लीज रेगुलरली और फिक्स टाइम में देखेंगे। ठीक है, रिवीजन की बात ऐसी है, अभी 1-2 लेक्चर में आपको रिवीजन क्या करना है ज्यादा शायद समझ में ना आए तो भी 1-2 दिन में जब आपको एक कंसेप्ट में डेवलप करूंगा, जिस दिन में कोई सेक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको रिवीजन करना शुरू करना पड़ेगा। 1-2 दिन में रिवीजन आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, मिलते हैं अगली क्लास में बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।